सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद हिस्ट्री का मैं कोई वीडियो लेके आ रही हूँ। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, जो कि जब मैं क्लास 10 में थी मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स रहा है। क्या है ये चैप्टर? देखो, रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। बहुत ही लंबा चौड़ा एक हेडिंग दिया गया है, चैप्टर का नाम दिया गया है। चैप्टर बहुत प्यारा है। देखो, हिस्ट्री इज़ जस्ट अबाउट स्टोरी जिससे तुम रिलेट कर सको। बी ग्लैड कि तुम्हारे 9 के हिस्ट्री की तरह 10 का हिस्ट्री नहीं है। 10 का हिस्ट्री इज़ मोर रिलेटेबल, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ों का रूल ने कितना अत्याचार करा है, कैसे इंडियंस ने उसके ऊपर आवाज़ उठाया है, इसी बारे में तुम्हारा पूरा क्लास 10 का सिलेबस है हिस्ट्री का। जबकि तुम अगर बात करोगे क्लास 9 में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स रहा है, विदाउट एनी डिले। पहले तो मुझे हमेशा एक स्टोरी सेट करना पड़ता है। स्टोरी सेट करना पड़ता है यानी एक बैकग्राउंड मुझे सेट करना पड़ेगा जिससे तुम रिलेट करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये बात जो है मैं बोलने वाली हूँ वो पता हो। अगर तुम्हें पता है बहुत अच्छे, नहीं भी पता है ध्यान से सुनो। देखो, 1600 की बात है, 1600s की बात है। 1600s में इंग्लैंड में महारानी बैठी थी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से, ये सब याद नहीं रखना है, कहाँ से याद रखना है मैं तुमको बता दूंगी। बस एक स्टोरी एक प्रिपेयर करो अपना माइंड में। 1600s की बात है, इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ मर्चेंट्स जाते हैं। दीदी, अब ये मर्चेंट्स क्या होता है? मर्चेंट्स बेटा सिंपल भाषा में बोले तो बिजनेसमैन को कहते हैं। बिजनेसमैन को ही मर्चेंट्स कहते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ मर्चेंट्स जाते हैं और इनसे कहते हैं कि मैम, हम ना इंडिया जैसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं और वहाँ जाके अपना एक बिजनेस करना चाहते हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज का है तो ये मत सोचना सिर्फ इंडिया में जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। अगर तुम देखो तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इंग्लैंड कुछ यहाँ था। तो ये मर्चेंट्स ने कहा कि हम ईस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और उसमें जाके अपना बिजनेस करना चाहेंगे। समझ में आया? क्वीन एलिजाबेथ ने कहा हमें क्या मिलेगा इससे? तुम लोग जाके बिजनेस करोगे, हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, बिजनेस हम करेंगे तो ज़रूरी बात है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपको भी दे देंगे। खुश? क्वीन एलिजाबेथ बोली मंजूर है। क्वीन एलिजाबेथ बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन मर्चेंट, सिर्फ 3 नहीं थे, मैंने यहाँ पे 3 बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि 3, इन मर्चेंट्स को परमिशन दे दिया कि ठीक है भैया, जाओ ईस्टर्न कंट्रीज में जाके, व्हाट काइंड ऑफ स्पेलिंग इज दैट, ईस्टर्न कंट्रीज में जाओ और ईस्टर्न कंट्रीज में जाके ट्रेड करो। ट्रेड यानी बिजनेस करो। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। ईस्टर्न कंट्रीज में जाओ और ट्रेड करो, और ट्रेड करके प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट में से कुछ हमें भी दो। लोग खुश कि चलो भाई, राजी हो गए। तब इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ब्रिटिश, अंग्रेज, ईस्ट क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज में जाने वाले थे, इंडिया का नाम स्पेसिफाई किया गया है, और कंपनी तो ये थे ही। तो तुम जितना अत्याचार के बारे में सुनते हो कि अंग्रेजों ने अत्याचार करा, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, तो याद रखना ज्यादातर वो कंपनी के बारे में तुम पढ़ रहे होते हो, तुम गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। अंग्रेजी गवर्नमेंट बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नहीं था, वो तो इंग्लैंड में था। लेकिन वो जो कंपनी को परमिशन दिया था, वो कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस बोले तो ट्रेड कर रही थी। एक बार जस्ट ब्रीफ में स्टोरी रिपीट कर दूं। देखो, ब्रीफली रिपीट कर रही हूं, स्टोरी क्या था।
1600s का समय था बेटा। 1600s के समय में इंग्लैंड में जो रानी थी उस समय की, वो थी क्वीन एलिजाबेथ। बोले तो इंग्लैंड में बसा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी लिख रही हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कुछ मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जाते हैं और वो कहते हैं इंग्लैंड से जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स हम अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को भी दे दिया जाएगा। इस तरह से बेटा शुरुआत होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का। अब एक स्टोरी है, ध्यान से सुनो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका स्टार्टिंग में जो मकसद था बेटा वो था प्रॉफिट कमाना। वो तो एक कंपनी की तरह ही थी और एक कंपनी का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो इस कंपनी का भी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका भी मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना। लेकिन धीरे धीरे ये मकसद जो कि स्टार्टिंग में ट्रेड का था, ट्रेड बोले तो बिजनेस का था, वो फैल गया टेरिटरी के ओर। जो स्टार्टिंग में मकसद ट्रेड का था शुरुआत में, सिर्फ बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने का, वो हुकूमत पे चेंज हो गया। यानी अंग्रेज जो शुरुआत में इसलिए आए थे कि हम इंडिया में आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ढेर सारा पैसा जमाएंगे, उनका धीरे धीरे मकसद बदल गया और वो हुकूमत पे आ गए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से शुरुआत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वैसे ये चैप्टर इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं है, ये बहुत बचपन में तुम पढ़ चुके हो, 7-8 के बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में तुम ये पढ़ चुके हो। हम जो बेटा शुरुआत में पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइबल रिवोल्ट। ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, पहले तो एक चीज समझो, ट्राइब्स मैन क्या होता है। ट्राइब्स या ट्राइब बोले तो आदिवासी। आदिवासी कौन होते हैं? बचपन से सुनते आए हो। आदिवासी वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में अपना जो है रहन सहन, खाना पीना, जीवन बिताना सब जंगल में करते हैं, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। उसी आदिवासी को इंग्लिश में हम ट्राइब्समैन कहते हैं या ट्राइबल पीपल कहते हैं। ठीक है, क्यों दीदी, इनके बारे में स्टोरी क्यों है, इनके बारे में क्या पढ़ना है हम इस चैप्टर में? देखो बेटा, इंडिया में बहुत सारे जंगल हैं, इंडिया में काफ़ी जंगल वाले इलाके हैं, और इन जंगल वाले इलाके में ही ये आदिवासी बोले तो ट्राइब्समैन रहा करते थे। तुमको क्या लगता है ये 100-200 साल की बात है? नहीं, हजारों साल से वो इंडिया के इन जंगलों में रहा करते थे। क्या तुमको ये बात पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी काफ़ी लोगों ने इंडिया में रूल करा है? कौन कौन? राजपूत, मुगल, मराठास, इन सब ने रूल करा है इंडिया में। हाँ या कुछ कुछ रीजन्स में रूल करा ही है। तुमको पता है ये मुगल्स जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, इन्होंने तक आदिवासियों को नहीं छेड़ा। मतलब दीदी, मान लो आदिवासी लोग जंगल में रह रहे हैं, मुगलों का रूल है, मुगल चाहे तो उनको जंगल से खदेड़ सकता था, लेकिन मुगलों ने कभी ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि आदिवासियों के साथ इंटरफेरेंस करना हमारे लिए सही नहीं होगा। आदिवासी जो हजारों 2000 साल से भी ज़्यादा साल से वो इंडिया के जंगलों में रह रहे थे, उनको मुगलों ने कोई हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ ऑफिसर्स जाते हैं, देखते हैं ओहो इंडिया के जंगल में तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियाँ मिलेंगी, फल फूल बहुत अच्छा मिलेगा सब कुछ, क्यों ना इन जंगलों को अपने अधिकार में ले लिया जाए। तब अंग्रेज़ों ने कुछ लॉज निकाले, बात करेंगे उस लॉज के बारे में इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उस लॉज के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदिवासियों को कहा निकल जाओ फॉरेस्ट से। आप सोचो, आप जिस घर में आपके पूर्वज के समय से आप रहते आ रहे हो, दादा परदादा भी उसी घर में रहे और आप भी उसी घर में रह रहे हो, कोई अजनबी इंसान आता है और आपको कहता है घर से निकल, ये मेरा घर है, आपको कैसा लगेगा? बुरा, हर्ट होगा आपका सेंटिमेंट्स, आपके अंदर एक विद्रोह, रिवोल्ट करने का भावना नहीं जागेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये घर मेरा है, ये मेरे पूर्वजों के समय से मेरा घर है, ये अंग्रेज आके मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? सेम हुआ आदिवासियों के साथ। जिस जंगल में वो 1000-2000 सालों से भी ज्यादा साल के लिए रह रहे थे,
अंग्रेज आते हैं और कहते हैं निकल, ये मेरा जंगल है, कहीं और पे अपना ठिकाना ढूंढ ले। आपको लगता होगा ये किस तरीके से दीदी पढ़ा रही है, ये तो बहुत ज्यादा रूड तरीका है पढ़ाने का। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं जागता ना, तब तक तुम हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। जब तक तुमको ये एहसास नहीं हो जाता कि यस हमारे ट्राइब्समैन ने क्या कदम उठाया, तब तक तुम इस चैप्टर से कनेक्ट नहीं फील करोगे। मैंने कोशिश करा था चैप्टर 5 के साथ भी सेम फीलिंग लाने का, चैप्टर 3 के साथ भी सेम फीलिंग लेके आऊंगी तुम्हारा। क्या फीलिंग? ट्राइब्समैन को बहुत बुरा लगा कि जिस जंगल से हम अपना सारा खाने पीने का सामान जुटाते हैं, जिस जंगल में हम अपना समय काटते हैं, जिस जंगल में हमारा रहन सहन है हजारों साल से, अंग्रेज आके ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा नहीं है। और इसी के साथ शुरुआत हुआ रिवोल्ट का। आदिवासियों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अंग्रेजी सरकार ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया फॉरेस्ट के ऊपर, क्यों किया बात करेंगे, वैसे वैसे आदिवासियों का विद्रोह, रिवोल्ट चालू हो गया। और ये चैप्टर उसी के बारे में है। समझ में आ रहा है? तो डिस्कस करते हैं कि कैसे आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल लाया, क्यों लाया, और आदिवासी पर क्या इंपैक्ट पड़ा उसका। देखो बेटा, फॉरेस्ट लॉज एनैक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से फॉरेस्ट लॉज बनाए थे? सबसे पहला उन्होंने बनाया था फॉरेस्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1855। चार्टर शब्द तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, मैं बता देती हूं। चार्टर शब्द का मतलब होता है जस्ट एक परमिशन। समझ में आ रहा है? जस्ट एक परमिशन, तो इसीलिए इसको चार्टर कहते हैं। यहां पे नाम कहां से आया, क्यों आया, वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है। जो 3 लॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए वो थे फॉरेस्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1855। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग में से कोई भी शख्स है ना, टीक वुड का इस्तेमाल नहीं करेगा। टीक वुड, टीक एक टाइप का पेड़ है, उसका लकड़ी का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि लकड़ी बहुत फायदेमंद था। उस समय रेलवेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो रेलवे का जो पटरी होता है वो इस वुड को इस्तेमाल करके बनाए जा रहे थे। और ब्रिटिशर्स चाहते थे रेलवेज बनाना, क्यों? इससे वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह अपना सामान लेके जाके बेच पाएंगे, ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, जल्दी मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए उनको पटरी बनाना था, और पटरी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है टीक वुड। तो उन्होंने कहा टीक वुड, देखो इंडियंस, आदिवासी और सब कोई टीक वुड का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर उन्होंने निकाला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। इसके तहत भी सेम बात, बोला कि ये जो फॉरेस्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तुम लोग भाड़ में जाओ। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे ध्यान देना। थर्ड जो एक्ट निकाला था, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, इसके तहत क्या कहा? इसके तहत कहा कि देखो जो फॉरेस्ट है ना, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक तो होगा बेटा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट नहीं लिख रही हूं, सिर्फ एफ लिख रही हूं। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड मतलब जो रिजर्व करके रखा है, कोई और यूज ना करे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ये फॉरेस्ट हमारे लिए रिजर्व है, तुम बाढ़ में जाओ। ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का ये हिस्सा अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड है, तुम निकलो। ओके। फिर सेकेंड कैटेगरी था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बोला कि यहां पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलते हैं, ये एरिया में कोई भी इंडियन नहीं घुसेगा। ठीक। लास्ट उन्होंने बोला विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट को उन्होंने कहा ये जो हिस्सा है ना तुम्हारा, जाओ इसको तुम यूज कर लो, जाओ खुश रहो, आबाद रहो, इस हिस्से को यूज करो। यानी कि तुम बोलोगे दीदी जो फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 था, उसके तहत फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड था विलेज फॉरेस्ट। जो नॉर्मल इंडियंस थे, जो नॉर्मल विलेजर्स थे, गांव वासी थे, वो लोग विलेज फॉरेस्ट के अलावा और कोई भी फॉरेस्ट का हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तुम सोचो कैसा फील हो रहा है अभी, तुम बताओ कैसा फील हो रहा है? हमारे घर में आके, हमारे ही जंगल में आके तुम कह रहे हो निकलो,
होते कौन हो तुम ये कहने वाले? मैं तो जस्ट सोचती हूँ तो मेरा खून गर्म हो जाता है। थिंक अबाउट दोज पीपल। सो बेटा क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने कितने फॉरेस्ट लॉज निकाले? 3 निकाले तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग। फॉरेस्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1855, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 एंड लास्ट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। एंड क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 के हिसाब से जो फॉरेस्ट थे उनको कितने हिस्सों में बांटा गया था? बोलोगे 3। कौन कौन से हिस्से थे? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। सिर्फ विलेज फॉरेस्ट को एक आम विलेजर इस्तेमाल कर सकता था। क्लियर हुआ? दिमाग में आना चाहिए दीदी ठीक है, उन्होंने क्या किया उनको समझ में आया है। क्यों किया दीदी? क्या दिख गया हमारे फॉरेस्ट में उनको? इंडिया बेटा ना सोने की चिड़िया थी, सारा सोना लूट के चला गया और आज हम गरीबी में जी रहे हैं। सुनो, इंडिया के फॉरेस्ट में ऐसे ऐसे टाइप के लकड़ी मिलते थे जिन लकड़ी का इस्तेमाल अंग्रेज करना चाहते थे शिप्स को बनाने के लिए। तुम सोचो ना, इंडिया में कब्जा कर लेते हैं, लकड़ी फ्री में काट के लेके जाएंगे, किसी को पैसा भी नहीं देना है, वहां मेरा शिप्स फ्री में बन रहा है, खुशी तो होगा ही ना। सेकेंड बात, इंडिया की इन लकड़ियों का इस्तेमाल करके जो रेलवेज हैं उनकी पटरियां बनाई जा सकती हैं। आज जो तुम पटरी देखते हो जिसमें कंक्रीट ऐसे लगा पड़ा होता है, पहले के ज़माने में वो लकड़ी का बना होता था बेटा। ठीक है? और क्या दीदी, इंडिया का जो फॉरेस्ट था ना बेटा, वहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप्स के फ्रूट्स, चीज़ें मिलते थे जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड था अंग्रेज़ों के वहाँ पे, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ भी भगवान ने नहीं दे रखा था। सब इंडिया में ही प्रॉस्पेरिटी भरा हुआ था। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो ऐसे धरती पे जन्म लिया है। तो कुल मिला के एक बात बोल दूँ, अंग्रेज इंडिया के हर एक चीज पे अपना हक जमाना चाहते थे। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर? अब ये सुनो कि हमारे आदिवासियों पर क्या असर पड़ा, क्या हुआ उनके साथ जब ऐसा अत्याचार किया गया। तो देखो बेटा, इम्पैक्ट ऑन ट्राइब्समैन, क्या असर पड़ा दीदी? इतना बुरा हश्र होने के बाद, ऐसा कुछ कर जाने के बाद क्या असर पड़ा आदिवासियों पे? सोचो, आदिवासियों पर कैसा असर पड़ सकता है? तुम जहाँ से खाना लाते हो वो जगह तुमसे छीन जाए, तुम जहाँ रहते हो वो जगह तुमसे छीन जाए, जिस लकड़ियों का इस्तेमाल करके तुम खाना बना पाते थे वो भी जगह छीन जाए, कैसा लगेगा? आदिवासियों का पूरा जिंदगी खत्म हो गया, क्योंकि वो वहीं रहते थे, वहीं उनका पूरा बसेरा था, आज से नहीं हजारों साल से, और वो जगह छीन लिया गया था। लकड़ी नहीं ला पा रहे थे, खाना नहीं ला पा रहे थे, जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट में जाना तो अलाउड ही नहीं था। ये इम्पैक्ट पड़ा ट्राइब्समैन के ऊपर। तो दीदी क्या इम्पैक्ट पड़ा? उसके बाद वो चुप हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया? किया भाई, चैप्टर है रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, मतलब समझेंगे। लेकिन अभी समझो रिस्पॉन्स क्या रहा इन फॉरेस्ट लॉज के ऊपर, ट्राइब्समैन का रिस्पॉन्स क्या रहा। देखो, स्टार्टिंग में तो ट्राइब्समैन हालांकि पढ़े लिखे नहीं होते थे ज़्यादातर, उन्होंने किसी के मदद से पेटिशन लिखवाया। पेटिशन जस्ट एक लेटर होता है जिसमें तुम अपना जो भी ओपिनियन है उसको रखते हो। पेटिशन में इन्होंने लिखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि देखिए आप हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, फॉरेस्ट हमारा आज से नहीं बहुत साल से हम उस पर अपना अधिकार समझते हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा फॉरेस्ट लौटा दीजिए। लेकिन जब इंसान लालच में डूबा होता है तो वो नहीं सुनता। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी से भी मतलब नहीं था, इंडियन लोगों से उसको क्या मतलब है। उसने साफ जो है इग्नोर मारा, इनके पिटीशन को कोई भाव ही नहीं दिया। तब इनको बहुत बुरा लगा, तब रात के अंधेरे में चोरी चुप्पे ये फॉरेस्ट में घुस जाते थे और लकड़ियां जो भी खाने के सामान है वो चुरा लाते थे, और पकड़े जाने पर घूस दे दिया करते थे। खास करके एक याद रखना चीज, आंध्र प्रदेश का जो हिली इलाका है वहां का 2 इलाका का नाम याद रखो, गूडेम एंड रंपा। इस हिली इलाका के जो ट्राइब्समैन थे उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपना आवाज उठाया। ये तुम्हारे बुक में इतना ही बात लिखा है, आज के वीडियो में इतना ही सुनेंगे हम।
अगले वीडियो में हम चुआर रेबेलियन के साथ शुरुआत करेंगे और हर एक रेबेलियन को हर एक वीडियो में कवर करेंगे। कुछ भी तुम्हारा नहीं छूटा जाएगा, जैसे चैप्टर 5 में कवर किया था वैसे ही ये भी चैप्टर कवर करूंगी। सॉरी जो इतना लेट होता रहता है, क्योंकि अंडरस्टैंड। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई ब्लॉग चैनल, वहाँ पे मैं व्लॉग्स डालती हूँ ऐसे डेली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में डालती रहती हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स के लिए बेटा आई हाईली अपोलोजाइज, देयर वाज वन गाय, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसने कहा कि दीदी आप इंस्टा पे आने बोली, मैंने इंस्टा डाउनलोड करा और फिर आप कह रही हैं कि तुम टेलीग्राम पे आ जाओ। देखो हुआ ये ना कि मैं इंस्टा ज़्यादा चलाती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इंस्टा पे PDF नहीं शेयर किया जा सकता, इसलिए फिर मैंने टेलीग्राम कैसे चलाते हैं उसको सीखा, ग्रुप क्रिएट किया है, 7-8 जन अभी मेंबर्स बने हैं उसके। ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सिंपल सा वो चीज़ है, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह काम करता है और तुम आराम से उसमें जो भी मेरे से क्वेरीज है, जो भी नोट्स चाहिए तुमको, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ का नोट्स मांगना, ठीक है? क्योंकि मैं खुद हाथ से नोट्स लिखती हूँ तो मुझे भी समय लगता है, सिर्फ एक काम तो है नहीं मेरा, इसलिए आराम से मुझसे नोट मांगना। मैं जब भी वो नोट को कंप्लीट कर दूंगी मैं भेज दूंगी। नोट्स बहुत पहले मांगा, उसको भी मैंने बहुत लेट नोट डिलीवर किया है बेटा, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा पूरा जो नोट्स था, खास करके ज्योग्राफी का, वो तो मेरा पूरा गुम हो गया, मैंने दोबारा लिखा है। शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के इंडिया चैप्टर के साथ भी जल्द ही, बट इस चैप्टर के साथ मैंने शुरुआत कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।